इस फिल्म के 5 सेकंड में मैं जानता था कि किंग एक के बाद एक जंग को नाक़िदीन की जानिब से इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ें मिल रही हैं और किंग ये तमाम अवार्ड बुज़ हो रहा है और उसे एक शाहकार किंग कहा जा रहा है। जब पहले मंजर में हमें एक औरत को तारिकीन वतन के हिरासती मरकज़ की तरफ हक़ारत से देखते हुए दिखाया गया, तो मुझे एक अच्छा अंदाज़ा था कि ये फ़िल्म किस तरफ जा रही है और मैं गलत नहीं था। मैंने जो सोचा ट्रेलर्स और इश्तिहारात की बुनियाद पर एक ड्रामाई सनसनीखेज़ फ़िल्म की तरह लग रहा था जिसमें कुछ अजीब वाओ गरीब कॉमेडी थी जिसमें मुआशरे के किनारे पर रहने वाले एक अजीब वाओ गरीब आदमी को अपनी बेटी की तलाश है जो दरअसल अमेरिका में इस निज़ाम के खिलाफ लड़ने वाले दहशतगर्दों के एक ग्रुप के बारे में एक फ़िल्म है जिसको चलाया जा रहा है जो कुछ इंतहाई कार्टूनिस्ट तौर पर खुद को नस्ल परस्त कहने वाली फ़िल्म में कुछ संजीदा किरदारों में नज़र आता है। ये फौरी तौर पर वाज़ेह था कि इन्होंने बहुत सारी तफ़सीलात क्यों छोड़ दी हैं कि एक के बाद एक जंग वाक़ई उन ट्रेलर्स और इश्तिहारात में से पूरी तरह से थी। उम्मीद है कि ये कहानी जिसने लफ्ज़ी दहशतगर्दों और उनके हम ख़याल सरमायादार मुखालिफ दहशतगर्द कामरेडों के नेटवर्क को रोमांटिक बना दिया था, कुछ और पैसों में थिएटरों में नादानिस्ता नाज़रीन की तरफ से झलक सकता है। और ये बिल्कुल वाज़ेह था कि नाक़िदीन सब लाइन में क्यों गिर रहे थे और इस फ़िल्म को किसी न किसी तरह का शाहकार करार दे रहे थे। मैं वाक़ई में हैरान था कि इस फ़िल्म में हर एक किरदार किस तरह नज़र के लिहाज से नापसंदीदा था, शायद सिर्फ मेरी हैरत से पीछे हट गया कि ये फ़िल्म उसी आदमी ने बनाई है जिसने देयर विल बी ब्लड की हिदायतकारी की थी। एक ठोस कास्ट और उम्दा अदाकारी बुनियादी तौर पर नाकाबिल पसंद किरदारों पर मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दी गई। एक खौफनाक कहानी पर ज़बरदस्त सिनेमाटोग्राफी ज़ाया कर दी गई। और अमेरिका के असली सियासी मसाइल से निपटने के लिए फ़िल्म का नुक्ता नज़र उनमें से एक था जो मैंने बरसों में देखा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने एमिली पेरीज़ के बाद से किसी फ़िल्म को इतना नापसंद किया है। और ये शायद इतने ही अवार्ड्स के लिए भी नामज़द हो जाएगा। और मैं हर इस चीज़ के बारे में मज़ीद तफ़सील से बात करूँगा जो एक के बाद एक जंग को इस तरह की नफ़रत अंगेज़ घड़ी बनाता है जब मैं फ़िल्म का एक खुलासा हासिल करता हूँ। इसलिए अपने टेरर मीटर कलर वेल को सुर्ख कर दी क्योंकि हम इनक़िलाब में शामिल हो रहे हैं और बिगाड़ने वाले इलाक़े में गोता लगा रहे हैं। फ़िल्म का आगाज़ हमें परफीडी बेवरली हिल्स और गीटू पीट से कराते हुए होता है, दो इक़्तिबास इनक़िलाबियों, जिन्होंने दूसरे मुसल्लह दहशतगर्दों के एक ग्रुप के साथ मिलकर फ्रांसीसी 75 कहलाते हैं। एक हिरासती मरकज़ से गैर-कानूनी तारिकीन वतन के एक ग्रुप को आज़ाद कराते हुए, कर्नल स्टीफ़न लाकिजा को छोड़ दिया, जो उसके अपने बंद मरकज़ के इंचार्ज अफ़सर हैं। परफीडी और पीट ने फ्रांसीसी 75 के साथ अपने हमले जारी रखे हुए हैं, सियासतदानों, बैंकों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी की और हर 2 मिनट में धमाके से रोक दिए। परफीडी और पीट ने फ्रांसीसी 75 के साथ अपने हमले जारी रखे हुए हैं, सियासतदानों, बैंकों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी की और हर 2 मिनट में धमाके से रोक दिए। लाकिजा, जिसे हम अब से सोल्जर बॉय कहेंगे, बाद में परफीडी से उस वक्त मिल जाता है जब वो एक बैंक में बम नस्ब करने के दरमियान होती है, और वो उसे इस वक्त तक जारी रखने देता है जब तक कि वो अपनी बंदूक और इसकी टोपी वापस करने के लिए बाद में इससे मिलने पर राज़ी हो। वो इसके होटल के कमरे में आती है जहां वो उसे बंदूक की नोक पर अपने गद्दी को खाने से पहले पकड़ती है और मुमकिना तौर पर दूसरी जिनसी हरकतें करती है। थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ने परफीडी हामिला है और उसके पास यहूदी बस्ती के साथ एक बच्चा है, लेकिन वो पीट की तरफ से उनकी बच्ची को दी जाने वाली तवज्जो से रश्क करती है और एक खानदान की तरह तकलीफदह चीज से बंधे रहने से थक जाती है, इसलिए वो इन्हें छोड़ देती है। वो अपनी पुरानी चालों पर वापस चली जाती है और जब जंगल बिल्ली नामी अपने साथी के साथ बैंक पकड़ती है, परफीडी एक पुलिस एहलकार को मार देती है और गिरफ्तार हो जाती है। गिरफ्तारी के दौरान सोल्जर बॉय उसे इंसाफ से बचाने के लिए ज़ाहिर होता है और उसे अपने तमाम साथियों से झपटने के बदले में उसे गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में शामिल करता है। वो सब बह जाते हैं और पीट और इसके बच्चे चार्लिन को फरार होने से पहले बाब और वला फर्गूसन के तौर पर नई शनाख्तें लेने पर मजबूर किया जाता है। फिर सोल्जर बॉय परफीडी के पास फूलों का एक गुलदस्ता लाता है ताकि वो एक नोट तलाश कर सके जिसमें लिखा है, ये बिल्ली आपके लिए नहीं आती, जिसे वो मैक्सिको फरार होने से पहले पीछे छोड़ गई थी। 16 साल बाद बच्चा चार्लिन उर्फ विल सब बड़ा हो गया है और सैकारियो सेंसी के साथ कराटे की तरबियत हासिल कर रहा है, और उसके वालिद गीटू पीट उर्फ बाब अपने वालिदैन टीचर कॉन्फ्रेंस से पहले बुलंद हो रहे हैं।
اس کے بعد ہم ایک حراستی مرکز کا دورہ کرتے ہیں جس میں سولجر بوائے کے چلائے جانے والے پنجروں میں بچے موجود ہوتے ہیں جو کچھ سرکاری بڑے لوگوں سے ملنے کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ وہ اسے اشرافیہ کے اپنے انتہائی مخصوص گروپ کرسمس ایڈونچرز کلب میں لانے پر غور کر رہے ہیں، جو اعلیٰ انسانوں کا ایک گروپ ہے جو انقلابی ردی کی ٹوکری کے خلاف ہے اور دنیا کو محفوظ اور نسلی طور پر خالص بنانے کے لیے وقف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سولجر بوائے شدت سے چاہتا ہے، اور سولجر بوائے کی اخلاقی اور جسمانی تندرستی پر ان کی مستعدی کا ایک حصہ یہ تحقیق کرنا ہے کہ وہ نسلی پاکیزگی کے لیے اپنے فرض میں کتنا سخت رہا ہے۔ سینیکوری سٹی کے زیر زمین ریڈیو آپریٹر کو پوچھ گچھ کے لیے لانے کے بعد سولجر بوائے اور اس کے آدمیوں کو پتہ چلا کہ باب اور ویلا کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور انہوں نے انہیں اندر لانے کے لیے ایک آپریشن کیا۔ ولا کو اس کی آنٹی کے چھاپوں سے بچایا گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے جبکہ باب اسے پکڑنے سے پہلے ہی اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ باب نے سیکاریو سینسی کے ساتھ مار پیٹ کی کیونکہ پولیس کے چھاپوں سے شہر افراتفری کا شکار ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کو پکڑ رہے ہیں۔ سینسی، جو غیر قانونیوں کے لیے زیر زمین ریل روڈ چلا رہا ہے، اسے تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے محاورے کے اٹاری سے نکال کر ایک چرچ میں لے جانا پڑتا ہے، جبکہ باب دہشت گردوں کے اپنے پرانے نیٹ ورک سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کے ساتھ کہاں ملاقات کی جائے۔ وہ الگ ہو گئے اور باب 40 فٹ کنکریٹ پر گر گیا اور کسی طرح بالکل ٹھیک ہے۔ تاہم، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دوستانہ میکسیکن نرسوں نے اسے حراست سے باہر نکال دیا اور سیکاریو سینسی اسے اٹھا لے گیا۔ دری اسنا، ویلا کو ایک نرسری میں پناہ مل گئی ہے جو مزاحمت کا حصہ ہے۔ اسلحہ خانہ کے ساتھ ایک گرجا گھر جو ایک چھوٹے قوم کا مقابلہ کرے گی، اور وہ جو گھاس اگاتی ہے، کیونکہ بظاہر کوئی بھی چیز مقدس نہیں ہے۔ کہیں اور ایک زیر زمین بنکر میں کرسمس ایڈونچرز کلب ان افواہوں پر بات کرنے کے لیے ملاقات کرتا ہے کہ سولجر بوائے کا ایک مخلوط نسل کا بچہ ہے، جو ایک ایسی بحث کا باعث بنتا ہے جسے ہر کونے میں نسل پرستی دیکھنے والے لوگوں کے لیے ایک گیلے خواب کے تصور کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ گروپ دنیا کو صاف اور صاف ستھرا بنانے پر بحث کرتا ہے تاکہ وہ فرش سے کھا سکے۔ اور وہ حالات کو صاف کرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سولجر بوائے اور اس کے آدمی نونیری پر چھاپا مارتے ہیں اور ولا کو اسیر کر لیتے ہیں، اور سولجر بوائے ولا کا ڈی نیشنل اسمبلی ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ اس کا بچہ ہے۔ جب وہ نتائج کا انتظار کر رہے تھے، ویلا نے سولجر بوائے سے پوچھا کہ اس کی قمیض اتنی تنگ کیوں ہے، جس کی وجہ سے وہ آواز سے انکار کرتا ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے۔ نتائج سامنے آ چکے ہیں، اور ان کے پاس سولجر بوائے کے لیے ایک پیغام ہے۔ تم باپ ہو، اس لیے اب سولجر بوائے کو اپنی نسلی ناپاکی کے ثبوت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ دری اسنا، باب اور سیکاریو سینسی کو کھینچ لیا گیا کیونکہ جینیس زندگی یا موت کے بچاؤ کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے بیئر چک کر رہے ہیں، اور باب فرار ہو گیا اور وقت پر پہنچ کر سولجر بوائے کو ولا کے ساتھ جاتے ہوئے تلاش کر لیا۔ باب دانشمندی سے ایک اعلیٰ طاقت والی رائفل سے سپاہی لڑکے کی طرف اندھا دھند فائر کرتا ہے، اس کی بیٹی اس کے ہدف سے صرف 4 فٹ دور ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ سب کچھ یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چوری شدہ کار میں سولجر بوائے کا پیچھا کرتا ہے۔ سولجر بوائے نے ویلا کو ایک باؤنٹی شکاری کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے کسی سفید فام بالادستی کے حوالے کر دے جو اسے اس کے لیے مار ڈالے گا، لیکن مقامی امریکی باؤنٹی شکاری اپنے نسلی ہوش میں آتا ہے اور اس وجہ سے سمجھدار ہو جاتا ہے جب وہ ولا کو رہا کرتا ہے لیکن اس عمل میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر کرسمس ایڈونچر کا مرغی سپاہی لڑکے کو ڈھونڈتا ہے اور اسے شاٹ گن سے چہرے پر دھماکے سے اڑا دیتا ہے، جس سے اس کی گاڑی سڑک سے اڑ گئی۔ باب کو ملبے میں سولجر بوائے مردہ پایا، لیکن ولا کو نہیں ملا، تو وہ اپنی کار میں واپس آ گیا اور 3 طرفہ کار میں اس کے ساتھ اس سفید فام بالادستی کا پیچھا کرتے ہوئے جو ویل کا پیچھا کر رہا تھا۔ ویلا نے سفید فام بالادستی کو مارنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا، اور باب کو اپنے سابق سلیم ٹکڑے کی آدھی دہشت گرد آدھی سفید فام بالادستی کی بیٹی ولا سے دوبارہ ملایا گیا جسے اس نے اٹھایا تھا۔ لیکن پتہ چلتا ہے، سولجر بوائے کسی نہ کسی طرح شاٹگن کے چہرے پر ہونے والے دھماکے اور تیز رفتار کار کے ملبے سے بچ گیا، اور اسے کرسمس ایڈونچرز کلب میں قبول کر لیا گیا اور اسے اس کے نئے دفتر میں دکھایا گیا جہاں وہ اسے اس کی ناپاکی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔
बाब वीला को एक खत दिखाता है जो उसकी मां ने अपने पीछे छोड़ा था, जिसमें आसानी से इसके दहशतगर्दी के माजी का जिक्र नहीं किया गया था, और वो बाब को गले लगाती है और समझा जाता है कि ये एक किस्म का जज्बाती लम्हा है, उससे पहले कि वीला खुद दहशतगर्दी की मशल को उठाने के लिए निकले। और फिल्म का इख्तिताम रहमतली से होता है। आदमी एक के बाद एक जंग बल्ले से बिल्कुल खौफनाक थी। इसका आगाज इतना खौफनाक था कि इसमें दाखिल होना भी मुश्किल था। सिर्फ छुटकारा देने वाला पहलू जो आपको देखता रह सकता है, इस ट्रेन की तबाही को 2.5 घंटे के दौरान खलते हुए देखने के लिए एक मरीज तजस्सुस के एहसास से आता है। इस फिल्म के हर किरदार के एक नाकाबिल तलाफी शट बैग होने के अलावा, जिसे मैं 1 मिनट में हासिल करूंगा, ये फिल्म बिल्कुल सामने सामीन पर कुछ वाकई जिनसी गंदगी फेंकती है। शुरू में हिरासती मरकज पर छापा मारते हुए, परफीडी बेवरली हिल्स सोल्जर बॉय को मजबूर करती है कि वो उसे लॉकअप करने से पहले बंदूक की नोक पर बोनीर हासिल करे। परफीडी को हर 2 मिनट के बाद वो स्क्रीन पर आती है। फौजी लड़का अपने ट्रक में सवार होकर उसे दूरबीन के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इर्तिकाब करते हुए देख रहा था, और जब वो बाद में इससे मिला तो हम नाजरीन ने इसके साथ बदतमीजी की जो इसकी गद्दी खा रही थी। उसको इस लहजे की बहरी फितरत के साथ जोड़ी जिसके साथ इस फिल्म ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोमांटिक बनाया, और इस फिल्म का हर किरदार कितना नापसंदीदा है, और एक के बाद एक जंग ने क्लिनिक शुरू कर दिया कि लोगों को कैसे बंद किया जाए। और वो आखिरी नुक्ता इस फिल्म से मेरा सबसे बड़ा टेकअवे है। हर एक बड़ा किरदार नाकाबिल तलाफी तौर पर नापसंदीदा, बुनियादी तौर पर बोसीदा और कुछ मामलात में बिल्कुल बुराई का था। यहाँ तक कि बेटी विला, जिसे आप एक मासूम शख्स के तौर पर देख सकते हैं जो इस घटिया जिंदगी में पैदा हुई थी, ने आखिर में भाड़ में गई जिंदगी का इंतखाब किया। ये लोग दहशतगर्द थे, ये चोर थे और ये कातिल थे, और अगर इस फिल्म के डायरेक्टर होते तो ये इन्हें हीरो के तौर पर खुशामदीद कहते। फिल्म के किसी भी मौका पर उनमें से किसी ने भी छुटकारे के रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं की। वो तौबा ना करने वाले, खौफनाक लोग हैं, और फिल्म लोगों को उनके लिए जड़ बनाने की कोशिश करने का वाहिद तरीका ये था कि बुरे लोगों को और भी बदतर बनाया जाए। किसी भी कस्म के अखलाकी किरदार के हामिल हर फर्द के लिए, ये किरदार सिर्फ एक नस्ल की निचली सतह की नुमाइंदगी करते थे। इसमें शामिल हर किरदार के नाकाबिल यकीन हद तक नापसंदीदा होने के साथ इस फिल्म को देखने वाले आम लोगों के लिए ये नामुमकिन है कि वो किसी को तलाश कर सके या इससे हमदर्दी रखता हो, लिहाजा आप कहानी में दिलचस्पी खो देते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि इस खौफनाक आदमी को अपनी बेटी मिल जाती है। मुझे परवाह नहीं है कि उनमें से कोई भी कामयाब होता है। इस फिल्म का हर किरदार मेरी परवाह के लिए जहन्नम में जा सकता है। और इस मसले ने इस फिल्म के किरदारों को शुरू से ही घुटने टेक दिया। आप अपने मौज़े उतार सकते हैं, तहरीर यहाँ से किंगडम कम तक एक किरदार तैयार कर सकती है, लेकिन अगर लोग इन्हें पसंद नहीं करते या उनसे ज़रा सा भी ताल्लुक़ नहीं रख सकते, तो ये सब बेकार है। और शायद सबसे बुरी बात यह है कि फिल्म ने 2.5 घंटे गुजारा कि हम उन लोगों के साथ हमदर्दी पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जब आप मौजूदा सियासी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं तो इनकलाबी और शहरी सरगर्मी को रोमानवी बनाना और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को किसी हद तक जायज़ करार देना। सिर्फ एक ही चीज़ जिसने हीरोज़ को बेहतर रोशनी में दिखाने में काम किया होगा वो था बुरे लोगों को कार्टूनी तौर पर बुरा बनाना। इस फिल्म में एक आदमी के लिए हर एक बुरा आदमी एक सफ़ेद फाम आदमी था। रंग के हर फर्द को फितरी तौर पर अच्छा दिखाया गया था। तकरीबन हर एक गैर कानूनी तारिकीन वतन एक औरत या छोटा बच्चा था। बुरे लोग सिर्फ कानून को नाफिज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो नस्ली पाकीज़गी के मिशन पर थे, अक़लियतों को पकड़ रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे और कत्ल कर रहे थे। ये सब सफ़ेद फाम बालादस्ती के निज़ाम की खिदमत में थे। इन लोगों ने लफ्ज़ी तौर पर तकरीबन $200 मिलियन की फिल्म बनाई जिस तरह के बच्चिकाना, सियाह और सफ़ेद वर्ल्ड व्यू आपको कम्युनिज़्म सबरीडिक में मिलेगी। और इस मूवी का अमेरिका के असली इमिग्रेशन के मसले को लेकर ऐसा ही था जैसा कि आपको उसी सबरीडिक पर मिलेगा। पंजरों में कैद बच्चों से लेकर बुरी होमबरी की इस्तिलाह के बेजा इस्तेमाल तक एक के बाद एक जंग सियासी मिशन पर थी। यहाँ तक कि इस फिल्म में नुमायां होने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुलाजमत देने वाले कारोबारों पर बहुत से अस्करी पुलिस के छापे सिर्फ एक पस मंजर थे जिन्होंने इस कहानी को पेश करने का इंतखाब किया। इसका असल प्लॉट पर कोई खास असर नहीं था।
असरी सियासी मसाइल को अपनी फिल्में और लोगों के चेहरों पर डालने का ये हैम-फिस्टेड नुक्ता नज़र वही है जो लोग मौजूदा हॉलीवुड के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जानबूझकर तफरका अंगेज तबलीगी प्रोपेगंडा है, और यहाँ तक कि अगर इसने इस फिल्म को अब बर्बाद नहीं किया, तो ये उसे दूध की तरह बढ़ा देगी। और इस सब को ख़त्म करने के लिए इस फिल्म के साथ बुनियादी कहानी खौफनाक थी। जब फिल्म की असल कहानी शुरू हुई तो हमने 45 मिनट की बैकस्टोरी के साथ शुरुआत की और हमें इसकी परवाह करने की कोशिश की।